हेलो एवरीवन। मध्य प्रदेश जेल प्रेरी 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैथ्स का ये है पार्ट 13 और इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं 3 अक्टूबर शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ABC is an arc of a circle and angle ABC equal to 135 degree, then ratio of arc ABC to the circumference is। रेशो निकालना है आर्क ABC। आर्क ABC मतलब क्या होगा? लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ABC। इसका रेशो निकालना है सर्कमफ्रेंस से। यदि ABC एक वृत्त का चाप है एवं ABC एंगल दिया गया है 135 डिग्री, तो परिधि से चाप ABC का अनुपात है। यहाँ पर ये हिंदी की स्टेटमेंट में गलती दी गई थी, इसी वजह से ये क्वेश्चन कैंसिल हो गया था। ये परिधि जो है इसको बाद में लिखना चाहिए था। पूछा क्या है? इंग्लिश की स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट थी। तो इस क्वेश्चन में पूछा है, रेशो पूछा है, अनुपात, चाप ABC का अनुपात पूछा है आर्क ABC का सर्कमफ्रेंस से, मतलब परिधि से। तो आर्क ABC से सर्कमफ्रेंस का रेशो निकालना है, लेकिन हिंदी में इसमें उल्टा लिखा गया था। ये हमें फाइंड करना है। ये एक सर्किल है, ये इसका सेंटर हो गया, केंद्र O। अब क्वेश्चन में बोला है कि एंगल ABC इक्वल टू 135 है, तो एंगल ABC बना लेते हैं A, B और C। ये एंगल दिया गया है 135। अब इसमें रेशो निकालना है आर्क ABC, तो आर्क ABC निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा, मतलब लेंथ ऑफ आर्क ABC निकालने का लेंथ क्या हो जाएगी इसकी? ये है आर्क ABC, तो इसकी लंबाई निकालनी है। इसका फॉर्मूला होता है थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। आर क्या हो गया? रेडियस, ये हो जाएगी रेडियस, और डिवाइड में सर्कमफ्रेंस है, परिधि है, तो परिधि निकालने का या सर्कमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो ये निकालना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसके लिए क्या चाहिए? रेडियस तो है, रेडियस को हम आर ही मान लेंगे, और थीटा, थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा क्या है? इस आर्क का सेंटर से एंगल, ये आर्क है ABC, इसका सेंटर से एंगल है ये थीटा, ये हो जाएगा थीटा। इसकी वैल्यू निकालनी है, तभी तो ये रेशो निकाल पाएंगे। तो ये 135 है, ये एक एंगल बन रहा है ABC। अगर हम A को बढ़ाकर यहाँ पर ज्वाइन कर दें और C को बढ़ाकर इससे ज्वाइन कर दें और इसको नाम दे दें D, तो ये A, B, C और D, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, चतुर्भुज बन गया। और क्वाड्रिलेटरल की ये प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसमें अपोजिट एंगल कौन से हो जाएंगे? A, B, C, D में A और C अपोजिट एंगल हो जाएंगे, B और D अपोजिट एंगल हो जाएंगे। तो हमारे पास B दिया गया है, तो हम B और D को ले लेते हैं। एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल B दिया गया है, एंगल B की जगह लिखेंगे 135 प्लस एंगल D की जगह पर D ही लिख देंगे, इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल D की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। 180 में से ये 135 पॉजिटिव है, इस साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 180 में से 135 माइनस करेंगे तो ये 5 और 4 45 डिग्री आ जाएगी एंगल D की वैल्यू। एंगल D कितना आ गया? 45। ये आ गया 45। अब हमें निकालना है थीटा। तो सर्किल की, वृत्त की एक प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी आर्क है, मान लो ये एक आर्क हो गया, ये आर्क, ये है A और B, ये अब विजिबल है, ये आर्क AB। ये AB मतलब कोई भी आर्क है, कोई भी चाप, वो सेंटर से या केंद्र से जो एंगल बनाता है वो डबल होता है। किसके कंपैरिजन में? उसकी सरफेस पर, मतलब उसकी सर्कमफ्रेंस पर या परिधि पर बनाए गए एंगल से। ये हो जाएगा थीटा। तो सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो डबल होगा, और जो सर्कमफ्रेंस पर, परिधि पर जो एंगल बनेगा वो आधा होगा, वो हाफ होगा। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? D दिया गया है 45, तो ये सेंटर पर जो बन रहा है थीटा वो कितना हो जाएगा? 45 का डबल। तो हम कह सकते हैं एंगल O इक्वल टू 2
ऑफ एंगल डी, क्योंकि एंगल ओ क्या है, सेंटर पर बना हुआ एंगल है और वो डबल होता है सर्कमफ्रेंस यानी परिधि पर बने गए एंगल से। हमारे पास एंगल डी की वैल्यू है, डी की जगह पर हम लिख देंगे 45 डिग्री। तो एंगल ओ कितना मिल जाएगा हमें, 90 डिग्री। एंगल ओ 90 डिग्री मिला, मतलब ये 90 डिग्री मिल गया। और यही हमें निकालना था थीटा, तो थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर अब पुट करेंगे। थीटा की जगह पर रखेंगे 90 डिवाइड में 360 इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर की जगह पर 2 पाई आर ही लिख देंगे, क्योंकि रेडियस से रेडियस कैंसिल होने वाली है, और 2 पाई आर। तो ये 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या, 90/360, 90/360। और नीचे कुछ भी नहीं बचा था डिनोमिनेटर में, तो कुछ भी नहीं। अब ये 0 से 0 कैंसिल, और 36 कैंसिल होगा 9 से 4 बार, तो ये आ जाएगा 1/4। तो रेशो कितना आ गया, 1:4। और यही निकालना था, तो 1:4 यहाँ से, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, द कोड ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू इट्स रेडियस, द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट द माइनर आर्क ऑफ द सर्किल इज। एक वृत्त की ज्याई की त्रिज्या के समान है, समान दी गई है ये। वृत्त के लघु चाप पर ज्या द्वारा आंतरिक कोण है, आंतरिक कोण एंगल बताना है। ये एक सर्किल है, वृत्त है, ये इसका सेंटर हो गया, केंद्र हो गया, ओ इसको नाम दे देते हैं। अब क्वेश्चन में बोला है कि कोड इक्वल है रेडियस के, मतलब ज्या बराबर है त्रिज्या के। तो ये हम एक कोड मान लेते हैं, ज्या, और ये हो गई इसकी रेडियस, क्योंकि सेंटर से सर्कमफ्रेंस पर या परिधि पर जो लाइन ज्वाइन होती है उसको रेडियस कहते हैं। ये रेडियस हो गई। और अगर हम यहाँ से इसको भी ज्वाइन कर दें तो ये भी रेडियस ही कहलाएगी, सेम हो रहा है। तो ये हो गई कोड ज्या, ये रेडियस, जो क्वेश्चन में बोला गया था कि रेडियस और कोड बराबर है, त्रिज्या और ज्या बराबर है, तो यहाँ से ये बराबर भी विजिबल है। और हमने इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया, इसको नाम दे देते हैं ए और इसको बी। तो जब ये इसके इक्वल है, रेडियस और ज्या, रेडियस और कोड इक्वल हैं, तो इसको भी, ये भी आर हो जाएगी सेम। तो ये तीनों साइड सेम हो गई, ये एक ट्राइंगल बन गया ओ, ए और बी। इसकी तीनों साइड इक्वल है, रेडियस आर 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 है। तो ये क्या हो गया, जब किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं तो वो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, तो ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा। सब 60 के होंगे, ए बी और ये ओ तीनों 60 के होंगे, तो ये ओ 60 डिग्री का हो गया। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट द माइनर आर्क। माइनर आर्क लघु चाप में बना हुआ एंगल निकालना है कोड के द्वारा, ये ज्या के द्वारा। लघु चाप कौन सा हो गया, ये छोटा वाला। तो ये एंगल निकालना है, इसको नाम दे देते हैं सी। देखो कोई भी सर्किल होता है, ये इसकी कोड हो गई, या बोलें तो ये ज्या हो गई। अब ये इसका हो जाएगा माइनर आर्क, और ये पूरा हो जाएगा मेजर आर्क। मतलब ये छोटा वाला आर्क लघु चाप, और ये बड़ा वाला चाप। तो वैसा ही यहाँ पे भी सेम कंडीशन बन रही है, ये हो जाएगी कोड ज्या, ये छोटा वाला चाप लघु चाप, ये हो गया माइनर आर्क, और इसमें बना हुआ एंगल निकालना है। तो ये सी की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है हमें, ये वाला एंगल। तो इसे कैसे निकालेंगे, इसके पिछले क्वेश्चन में प्रॉपर्टी देखी थी कि किसी भी कोड के द्वारा या ज्या के द्वारा सेंटर से बना हुआ एंगल डबल होता है, किसकी कंपैरिजन में, उसकी परिधि पर या उसके सरकमफ्रेंस पर बने हुए एंगल से। थीटा सेंटर वाला डबल होता है, तो ये जब 60 डिग्री है, इसको हम पीछे की तरफ मिला दें, ये तो ये सेम हो गया। सेंटर से बना हुआ एंगल डबल होता है, और ये सरकमफ्रेंस पर बना हुआ एंगल हाफ होता है। तो ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि आधा होता है, 30 डिग्री हो गया।
इसको नाम दे देते हैं डी। ये 30 आ गया, तो इससे हम ये सी की वैल्यू निकालेंगे। ये क्वाड्रिलेटरल बन गया एक चतुर्भुज ए सी बी और डी। चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल, विपरीत एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अपोजिट क्या हो जाएंगे इसमें, ए और बी हो जाएगा, सी और डी। तो डी हमारे पास दिया गया है और सी की वैल्यू निकालनी है, तो हम एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। एंगल डी हमें मालूम है, इसकी जगह लिखेंगे 30 डिग्री प्लस एंगल सी की जगह सी ही लिख देंगे इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से एंगल सी की वैल्यू निकालेंगे 180, 30 प्लस का है उस साइड जाएगा इक्वल टू के, तो निगेटिव का हो जाएगा। एंगल सी 180 माइनस 30 150 आ जाएगा। तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई, 150। और यही क्वेश्चन में निकालना था। एंगल सबटेंडेड एट माइनर आर्क, लघु चाप में बनाया गया एंगल, तो हो जाएगा 150। 150 फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, द लीस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7925 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। वह सबसे छोटी संख्या है, छोटी संख्या निकालनी है जिसे 7925 में से घटाना चाहिए ताकि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे छोटी से छोटी संख्या बताना है जिसे हम 7925 में से सब्ट्रैक्ट करें, घटाएं, तो वह एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 7925 है, तो हम इसके आसपास वाला ऐसा नंबर देख लेते हैं जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 7925 अगर हम 9 इंटू 9 करते हैं तो मिलेगा 81, और 90 इंटू 90 इक्वल टू 8100। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, लेकिन ये 7925 से ज़्यादा हो गया, हमें माइनस करना है इसमें से। तो हम 90 से एक कम वाला ले लें, 89 इंटू 89 लिख लेते हैं। 89 इंटू 89 करेंगे तो हमें मिलेगा 7921। अब 7921 इससे कम भी है, तो इन दोनों से कंपेयर करके हम आंसर निकाल सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर क्या है, पूर्ण वर्ग है 7921, और 7925 में से कितना नंबर घटाया जाए कि हमें 7921 मिल जाए। 7925 में से 7921 माइनस करेंगे तो 4 मिलेगा। तो 7925 में से 4 सब्ट्रैक्ट करने पर हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है, एक पूर्ण वर्ग मिल रहा है। तो वह सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई, 4, थर्ड ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन है, द पॉइंट 4 माइनस 3 डज नॉट लाई ऑन द लाइन। ये पॉइंट दिया गया है, इस रेखा पर स्थित नहीं है। तो हमें ये बताना है कि 4 माइनस 3 कौन सी लाइन पर लाई नहीं कर रहा है, कौन सी लाइन पर स्थित नहीं है। तो 4 माइनस 3 ये पॉइंट दिया गया है 4 कॉमा माइनस 3, तो इसमें x हो गया 4 और y हो गया माइनस 3। तो ये हमें x और y की वैल्यू इन चार ऑप्शंस में से रख के देखनी है। तो जिसमें LHS इक्वल टू RHS नहीं मिलेगा वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है नहीं है। तो LHS इक्वल टू RHS हमें इक्वल नहीं है वो वाला बताना है। फर्स्ट वाले ऑप्शन में रखते हैं, 2x प्लस 3y दिया है, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 3y, 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी है -3, यहाँ से -3 और प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, ये प्लस और माइनस -9 प्लस 1 इक्वल टू 0। 8 माइनस 9 माइनस के 1 और प्लस 1 इक्वल टू 0। ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 0 बचेगा 0। तो यहाँ से LHS इक्वल टू RHS मिल रहा है, ये इस पर स्थित है, मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन हमें निकालना है कौन सी नहीं है, कौन सी लाइन पर ये लाई नहीं करता है। तो ये फर्स्ट वाला आंसर नहीं हो सकता। सेकंड में रखते हैं x की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 2y प्लस 2y, y की वैल्यू कितनी है -3 प्लस 2 इक्वल टू 0। 4 प्लस 2 इंटू -3 तो कितना आ जाएगा, माइनस के 6 मिलेंगे, -6 प्लस 2 इक्वल टू 0। 4 माइनस 6 -2 प्लस 2
इक्वल टू 0 और -2 + 2 0 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी LHS इक्वल टू RHS मिल रहा है, मतलब ये भी इसको सेटिस्फाई कर रही है। ये वाला ऑप्शन भी सही नहीं होगा। थर्ड में चेक करते हैं x + y - 1। x की वैल्यू कितनी है? x है 4, x + y -1 इसमें चेक करना है। x की वैल्यू है 4 और प्लस y मतलब प्लस y, तो y की जगह पर -3 और -1 इक्वल टू 0। 4 ये -3 हो जाएगा, -1 इक्वल टू 0। 4 - 3 1 मिलेगा, प्लस का वो भी, और ये -1 सेम इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी 0 इक्वल टू 0 मिल गया, यहाँ से भी LHS इक्वल टू RHS मिल गया है 0 इक्वल टू 0, मतलब ये वाला आंसर भी सही नहीं है। फोर्थ में चेक करते हैं x - y + 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी है? 4 माइनस, और y की जगह पर रखेंगे -3 प्लस 1 इक्वल टू 0। 4 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो +3 प्लस 1 इक्वल टू 0। 4 + 3 7 और 7 + 1 8, 8 इक्वल टू 0। तो ये LHS इक्वल टू RHS हमें यहाँ से नहीं मिल रहा है, यहाँ से हमें इक्वल नहीं मिल रहा है, मतलब ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ये वाला पॉइंट इस फोर्थ वाली लाइन पर सेटिस्फाई, इस पर लाई नहीं है, इस पर स्थित नहीं है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा था, नहीं स्थित है वो। फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। फिफ्थ क्वेश्चन है, अ सिलेंड्रिकल रॉड whose height is 8 times of its radius is melted and recast into spherical balls of same radius. Find the number of balls. नंबर ऑफ बॉल्स निकालनी है, मतलब एक सिलेंड्रिकल रॉड दी गई है, बेलनाकार रॉड, उसको मेल्ट किया जा रहा है, पिघलाया जा रहा है, और फिर पिघलाकर क्या बनाया जा रहा है? स्फेरिकल बॉल्स, गोलाकार गेंदें बनाई जा रही हैं सेम रेडियस की, समान त्रिज्या वाली। तो लास्ट में निकालना क्या है? नंबर ऑफ बॉल्स, कितनी गेंदें बनी वो निकालना है। तो एक सिलेंडर बना लेते हैं। ये इसका सेंटर हो गया, ये इसकी हाइट हो जाएगी, ऊंचाई h, इसको हम h मान लेते हैं, ये इसकी रेडियस हो जाएगी r। ये एक बेलन हो गया, सिलेंड्रिकल रॉड हो गई। अब इसको मेल्ट करके क्या बनाया जा रहा है? स्फेरिकल बॉल्स बनाई जा रही हैं, गोलाकार गेंदें बनाई जा रही हैं। तो इस तरह से इसको मेल्ट करके कितनी गेंदें बन जाएंगी वो बताना है। तो जब भी किसी क्वेश्चन में इस तरह से मेल्ट या फिर पिघलाया जाता है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि किसी एक चीज को पिघला कर दूसरी चीज बनाई जा रही है, तो हमेशा हम उनकी वॉल्यूम बराबर रखते हैं। तो इसकी वॉल्यूम, सिलेंडर की वॉल्यूम बराबर रख, मतलब बराबर करेंगे हम वॉल्यूम की सिलेंडर और इसकी स्फेरिकल बॉल्स की वॉल्यूम बराबर रख के कंपेयर करके इसका आंसर निकालेंगे। तो इसकी वॉल्यूम हम बराबर कैसे रख सकते हैं? लास्ट में पूछा गया है कि नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होगी, तो हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ बॉल्स x होंगी, लास्ट में नंबर ऑफ बॉल्स x बनाई जाएंगी। तो हम लिखेंगे कि देखो यहाँ से हमें इन दोनों की वॉल्यूम बराबर रखनी है, तो ये सिलेंडर की, ये बेलन की तो वॉल्यूम हम निकाल लेंगे, लेकिन लास्ट में कितनी बॉल बनी वो हमें नहीं मालूम है। तो जितनी भी बॉल बनेंगी उसमें से एक बॉल की वॉल्यूम इनटू टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मान लेते हैं कि जो लास्ट में बॉल बन रही है उसकी वॉल्यूम है Vs, और जो सिलेंडर था, बेलन था, उसकी वॉल्यूम Vc है। इनको बराबर रखेंगे तो आप कह सकते हैं कि दोनों की वॉल्यूम, दोनों का आयतन बराबर होगा। Vc बेलन या सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बॉल्स लास्ट में जितनी बनी वो x इंटू जितनी नंबर ऑफ बॉल्स बनी वो है x, और एक बॉल की वॉल्यूम का आयतन हो जाएगा ये Vs। तो Vc इक्वल टू x इंटू Vs, s से ले लिया ये स्फेरिकल और c मतलब सिलेंड्रिकल, शॉर्ट करने के लिए ऐसा लिखा है। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से हम x निकाल लेते हैं। सबसे पहले Vc, ये Vs इंटू में है तो डिवाइड में चला जाएगा, इक्वल टू x, ये आ गई x की वैल्यू। यहाँ से हम x निकालेंगे, Vc सिलेंडर की वॉल्यूम, उसका आयतन, डिवाइड करेंगे वॉल्यूम से, स्फेरिकल बॉल की वॉल्यूम से। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या बेलन का आयतन होता है
पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या स्फेरिकल बॉल्स, यहाँ पर स्फेरिकल बॉल की बात की जा रही है, गोलनाकार गेंदों की बात की जा रही है, तो इसका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो इन दोनों को हमें डिवाइड करना है। अब वी सी डिवाइड में वी एस निकालना है। एक्स हमें निकालना था नंबर ऑफ बॉल्स जो बनी, क्या था वी सी अपॉन वी एस, मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम, बेलन का आयतन, और वी एस स्फेरिकल बॉल का आयतन, इक्वल टू वी सी की जगह पर क्या लिखेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच डिवाइड 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमें h की वैल्यू यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर बोला है कि सिलेंड्रिकल रॉड हुज हाइट इज 8 टाइम्स, इसकी ऊंचाई 8 गुनी है इसकी रेडियस से। तो हम कह सकते हैं कि h इक्वल टू 3r, क्योंकि रेडियस की तिगुनी है, तिगुनी नहीं 8 टाइम्स दी गई है, 8 ये 8 है, h इक्वल टू 8r। अब h की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में रख देंगे, यहाँ पर रखेंगे पाई की जगह पर पाई आर स्क्वायर इंटू एच की जगह लिखेंगे 8r, डिवाइड में ये सेम जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ से देखो 2r ये हो गए और 1r ये, और यहाँ पर 3r थी तो कैंसिल हो जाएंगे, 2 ये और 1 ये और 3। या फिर ऐसे देख लेते हैं, ये पाई है, पाई की जगह पर पाई, और 8 को आगे सबसे आगे लिख देते हैं 8 पाई, इनटू में ये 2r थे आर स्क्वायर और ये r, तो आर स्क्वायर इंटू आर कितने हो जाएंगे आर क्यूब, डिवाइड, और नीचे सेम वही लिख देते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा और पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा 8 डिवाइड में 4/3। अब ये 4/3 ऊपर जाएगा तो ये इसको ये पलट जाता है 4/3, यहाँ पर कुछ नहीं है 8 के नीचे, तो हम क्या मान लेंगे 8 के नीचे 1 होगा, 8/1। ये एक पार्ट हो गया और एक पार्ट ये हो गया, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, 8 के नीचे हमने मान लिया 1 है, 8/1 इंटू, और जब ऊपर जाता है तो पलट जाता है 4/3, क्या हो जाएगा 3/4। अब ये 8 कैंसिल हो जाएगा 4 से 2 बार, तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 6, यानी लास्ट में मेल्ट करने के बाद, पिघलाने के बाद 6 गेंदें बनेंगी, 6 बॉल्स बनेंगी, 6 फोर्थ ऑप्शन। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इफ द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, ये ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं एंड 40 ऑब्जर्वेशन दी गई हैं, इनका मीडियन दिया गया है 30 और असेंडिंग ऑर्डर में इन्हें अरेंज किया गया है, तो सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन निकालनी है। यदि आरोही क्रम में व्यवस्थित प्रेक्षणों, ये प्रेक्षण दिए गए हैं, का माध्यिका यानी मीडियन 30 दिया गया है, तो छठा प्रेक्षण निकालना है, सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन निकालनी है। यहाँ पर ये पहले से अरेंज कर दी गए हैं असेंडिंग ऑर्डर में या आरोही क्रम में, अगर अरेंज ना होते तो इन्हें अरेंज करना पड़ता, तब जाके निकालते हैं मीडियन। तो क्वेश्चन में मीडियन दिया गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम मीडियन का फॉर्मूला ही यूज करेंगे। मीडियन दो तरह से निकालते हैं, मीडियन या माध्यिका दो तरह से निकालते हैं, एक ग्रुप्ड डेटा होता है और एक अनग्रुप्ड होता है। तो ग्रुप्ड डेटा होता है, ग्रुप्ड डेटा में क्या रहता है, ग्रुपिंग कर दी जाती है, जैसे 5 से लेकर 10 तक का इतना और 10 से लेकर 15 तक का इतना, इस तरह से दिए जाते हैं, वो होता है ग्रुप्ड डेटा। और एक होता है अनग्रुप्ड, तो ये है अनग्रुप्ड डेटा जिसमें ग्रुपिंग नहीं की गई है, ये अनग्रुप्ड डेटा है। तो दोनों के लिए अलग अलग तरीके से मीडियन निकालते हैं, ग्रुप्ड के लिए अलग निकालते हैं और अनग्रुप्ड के लिए अलग निकालते हैं। तो ये अनग्रुप्ड डेटा है, इसका मीडियन निकालेंगे हम। मीडियन जो क्वेश्चन में पहले से ही दिया गया है 30, मतलब माध्यिका, हम इसकी माध्यिका निकालेंगे और उसके बराबर में रखेंगे 30, जिससे हमें 6 ऑब्जर्वेशन मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू डिफाइन नहीं की गई है। अब अनग्रुप्ड डेटा के लिए मीडियन कैसे निकालते हैं, दो तरीके से निकालते हैं, एक तो इवन दिए गई हो, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन दिए गए हो, दूसरे ऑड दिए गए हो। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल, तो यहाँ पर कितने दिए गए 3, यहाँ पर 10 दिए गए हैं, 10 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो इवन, तो हमारा ये क्वेश्चन इवन वाली कैटेगरी में आता है। अगर ऑड दिए गए होते, अगर 10 की जगह पर 11 होता है, 9 होता, तो उसके लिए मीडियन कैसे निकालते,
मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n है, तो उसके लिए मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता n प्लस 1/2। n प्लस 1/2 जो टर्म आती वो उसका मीडियन हो जाता। जैसे मान लो जैसे 5 नंबर होते, ये 1 2 3 4 5 होते, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी दी गई है 5, तो हम 5 में प्लस करते 1 का और डिवाइड करते 2 से, तो कितना आता 6/2 मतलब 3। थर्ड ऑब्जर्वेशन जो होती वो इसका मीडियन हो जाता, थर्ड 1 2 3 थर्ड नंबर पे वो इसकी मीडियन हो जाती। और मीडियन निकालने के पहले इस चीज का ध्यान रखना होता है कि जो ऑब्जर्वेशन दी गई है उन्हें अरेंज किया जाए, या तो बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में। तो अगर क्वेश्चन में नहीं अरेंज है तो खुद से अलग से अरेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह से ऑड का निकाल लेते हैं, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ये n प्लस 1/2 टर्म देख लेते हैं। तो अब क्वेश्चन में बोला है मीडियन निकालना है, इवन है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इवन को कैसे निकालते हैं, जब इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दी गई हो तो मीडियन निकालने का तरीका होता है कि n/2 और n/2 उसमें प्लस 1 कर देंगे। इन दोनों टर्म का हम एवरेज ले लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमने मान ली n है, टोटल ऑब्जर्वेशंस n, तो n/2 और n/2 प्लस 1 इन दोनों टर्म का एवरेज ले लेते हैं, एवरेज, और जो एवरेज आता है वही मीडियन होता है। तो ऑड, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड दी गई हो तो मीडियन निकालते हैं n प्लस 1/2, n प्लस 1/2 टर्म मीडियन होती है। और जब इवन दी गई हो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जैसे इसमें 10 दी गई है, अगर मान लेते हैं कि टोटल n है, तो टोटल के लिए कैसे निकालेंगे n/2 और n/2 प्लस 1 इन दोनों टर्म का एवरेज ले लेंगे तो वो मीडियन हो जाता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, तो हम क्या लेंगे 10/2 और 10/2 प्लस 1 टर्म, इन दोनों टर्म का एवरेज ले लेंगे। 10/2 मतलब 5th और 10/2 प्लस 1, तो 10/2 कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, और ये प्लस 1 तो 6th। तो 5th और 6th टर्म का एवरेज लेंगे हम। 5th टर्म कौन सी हो जाएगी, यहाँ से 1 2 3 4 5, 5th टर्म हो जाएगी x, और 6th टर्म हो जाएगी उसके बाद वाली x प्लस 4, ये टर्म हमने निकाल ली। अब इन दोनों का एवरेज लेंगे। एवरेज कैसे लेते हैं, जो दो नंबर दिए गए रहते हैं उनको 2 से डिवाइड कर देते हैं, इनका एवरेज निकालेंगे। x प्लस, ये पहली टर्म हो गई, और दूसरी ये x प्लस 4, दोनों को डिवाइड करेंगे 2 से। x और x कितने, 2x और 4 डिवाइड में 2। अब यहां से 2 कॉमन ले ले, ये 2x प्लस 4 लिखा गया है, 2 हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या आएगा, x प्लस 2 डिवाइड में 2, 2 से 2 कैंसिल, x प्लस 2, इसका एवरेज कितना आया, x प्लस 2, तो हमारा मीडियन आ गया x प्लस 2। अब क्वेश्चन में दिया गया है मीडियन 30, तो इसके बराबर में हम इसे लिखेंगे। मीडियन दिया था 30 और हमारा मीडियन लास्ट में कितना निकला, एवरेज निकालने के बाद ये x प्लस 2, इसकी जगह पर हम x प्लस 2 लिख देंगे इक्वल टू 30। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू 2 माइनस में चला जाएगा, 30 माइनस 2, x इक्वल टू 28, x की वैल्यू आ जाएगी 28। अब हमारे पास x मिल गया, यहाँ से हम 6th ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं। x की जगह पर 28 लिखेंगे तो ये 5th वाली कितनी हो जाएगी 28, और ये 6th वाली 28 प्लस 4, 28 प्लस 4 कितने होते हैं 32। और 6th ऑब्जर्वेशन ही क्वेश्चन में पूछी थी, 6th ऑब्जर्वेशन कितनी हो जाएगी 32, थर्ड ऑप्शन। इसमें ये 6th क्वेश्चन में ये ध्यान रखना पड़ता है कि जब ऑड की बोलते हैं तो यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2, ये और ये बिल्कुल सेम लगते हैं। यहाँ पर क्या है, n प्लस 1 कर रहे हैं और फिर 2 का डिवाइड कर रहे हैं जब ऑड दिया रहता है तब, और जब इवन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होती है तो यहाँ पर क्या n/2 और n/2 प्लस 1 टर्म का हम एवरेज लेते हैं। ये अलग अलग है, n/2 पहले निकालते हैं और फिर प्लस 1 करते हैं।
जैसे यहाँ पर किया था 10/2 निकाला था और फिर बाद में प्लस किया था, लेकिन इस वाले में पहले ही प्लस कर देते हैं, तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन। फॉर अ फ्लावर शो 1400 roses are arranged such that the number of roses in a row is exactly same as the number of roses in a column। मतलब जितने रो में है उतने ही कॉलम में हो। फाइंड हाउ many roses would be left out in such a arrangement, also find a number of roses in a single row। तो लास्ट में इस तरह के अरेंजमेंट करने के बाद कितने रोज बचते हैं, व्यवस्था के बाद कितने गुलाब बच जाएंगे, और एक सिंगल रो में मतलब एक पंक्ति में कितने रोज होंगे। दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। अब इसमें बोला गया है कि जो रो में जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही कॉलम में होंगे, जितने पंक्ति में हैं उतने ही एक स्तंभ में होंगे। तो ये हो जाएगी रोज और ये हो जाएंगे कॉलम्स, इस तरह से अरेंज होंगे। तो क्वेश्चन में ये बोला है कि जितने इस पंक्ति में रोज होंगे, गुलाब होंगे, उतने ही स्तंभ में कॉलम में होंगे। तो इस तरह से हमें कोई एक नंबर मानना पड़ेगा। मान लेते हैं कि एक रो में टोटल नंबर ऑफ x रोज आते हैं एक रो में, और दोनों में सेम है, तो जितने रो में होंगे, जितने पंक्ति में होंगे उतने ही स्तंभ में होंगे, जितने रो में होंगे उतने ही कॉलम में होंगे, तो ये भी x हो जाएगा। और इस तरह के अरेंजमेंट के लिए कितने रोज लगेंगे वो कैसे निकाल सकते हैं हम, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद। तो x इंटू एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या आ गया, जिस तरह की अरेंजमेंट क्वेश्चन में बोली गई है, जिस तरह की व्यवस्था, उस हिसाब से जब हम अरेंज करेंगे तो इतने रोज लगेंगे एक्स स्क्वायर। और बोले कितने, टोटल कितने दिए गए हैं, पहले से 1400 दिए गए हैं, 1400 दिए गए हैं, और हमें इस अरेंजमेंट में कितने लग गए, एक्स स्क्वायर लग गए। अब क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो हमें इस एक्स को कोई ऐसा नंबर मानना पड़ेगा जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पर इतना आंसर आए कि 1400 से ज़्यादा ना हो जाए। तो 1400 के आसपास देख लेते हैं कोई नंबर, जैसे 36, तो 37 मान लेते हैं। 37 मान लेते हैं कि ये 37 हमने इसमें अरेंज करे, एक्स की वैल्यू 37 मान लेते हैं। तो 37 इंटू 37 कितना आ जाएगा, 1369। 37 टू 37 1369 आएगा। 1400 से कम भी है क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इससे एक ज़्यादा भी देख लेते हैं, 38 भी कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 38 इंटू 38 करेंगे तो आएगा 144 और फिर 4, 1444। पर ये तो ज़्यादा हो गया है इससे, तो ये हम नहीं ले सकते, मतलब हम लेंगे 37, क्योंकि हमें x ऐसी कोई वैल्यू माननी है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पर कोई ऐसा नंबर आए जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, पूर्ण वर्ग हो। तो 1369 इसको मानेंगे तो हमने x कितना मान लिया, 37। 37 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1369। तो इस तरह के अरेंजमेंट करने पर हमें टोटल कितने रोज की आवश्यकता हुई, 1369। 1369 रोज लग गए, और क्वेश्चन में बोला है कि कितने रोज लास्ट में बचे। तो 1400 में से 1369 को माइनस कर देते हैं, ये 1 और ये 9 में से 6, 31। 31 रोज बच जाएंगे। इस तरह की व्यवस्था करने के बाद 31 रोज बच जाएंगे लास्ट में। और एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि एक रो में, एक पंक्ति में कितने गुलाब होंगे। तो एक पंक्ति में कितने, 37। हमने एक्स की वैल्यू 37 मानी थी, तो एक पंक्ति में कितने होंगे, 37, और उतने ही कॉलम में भी होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया कितना, 31, और दूसरे का 37। 31 37 फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8th क्वेश्चन है, two dice are rolled simultaneously, the probability that the product so found is an odd number। दो पासों को एक साथ लुढ़काया गया, प्राप्त होने वाले उत्पाद एक विषम संख्या है, इसकी प्रायिकता क्या है। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, दो डाइस दी गई हैं, क्या निकालनी है कि दोनों का प्रोडक्ट, जो भी नंबर आए दोनों पर, मान लो कि एक में x आता है दूसरे में y आता है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आए वो एक ऑड नंबर आना चाहिए, एक विषम संख्या आनी चाहिए, इसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस फेवरेबल केस हो जाएंगे डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ केसेस, जो टोटल केस होते हैं वो।
अब फेवरेबल केसेस क्या, जो क्वेश्चन में बोला गया है, मतलब ये प्रोडक्ट वाली बात, प्रोडक्ट ऑड मिले विषम मिले, तो उस तरह से कितने बनेंगे वो हमें ऊपर लिखना है, और टोटल केस जितने होते हैं वो नीचे लिखना है। ये होता है प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला। तो टोटल केस हम इसमें देखें कितने हो रहे हैं। डाइस की बात की जा रही है, डाइस में कितनी चीजें आती हैं, टोटल 6। तो 6 की पावर हम लिखेंगे, और जितनी डाइस, नंबर ऑफ डाइस दिए गए हैं, जितने पासे दिए गए हैं, उसकी पावर लगा देंगे। जब भी डाइस की बात की जाती है तो टोटल केसेस होते हैं 6 की पावर n, और अगर कॉइन होते तो हो जाता 2 की पावर n। अब ये 2 क्यों लिया, क्योंकि कॉइन में केवल 2 ही चीजें आ सकती हैं, ये कॉइन के लिए और ये डाइस के लिए। डाइस के लिए 6 की पावर n टोटल केसेस, और कॉइन के लिए टोटल केसेस कितने होते हैं, 2 की पावर n। 2 की पावर 2 इसलिए लेते हैं क्योंकि इसमें 2 ही आ सकते हैं, हेड या टेल। और कॉइन में कितने नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 6 नंबर आ सकते हैं, इसलिए हमने 6 लिया है। और जितने दिए गए हों उसकी पावर हम लगा देते हैं, जैसे क्वेश्चन में 2 डाइस दिए गए हैं, 2 पासे, तो 6 की पावर 2 ले लेंगे हम। तो टोटल केसेस कितने हो जाएंगे, यहाँ पर टोटल केसेस नीचे 6 की पावर 2। अब यहाँ पर हमें निकालना है, फिर डिवाइड कर देंगे, फेवरेबल केसेस निकालेंगे। फेवरेबल मान लेते हैं कि एक डाइस में नंबर कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ये हो गई पहली डाइस। और दूसरी डाइस में कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 या 6, इतने ही आ सकते हैं। अब बोला क्या है कि ऑड हो, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का मल्टीप्लाई ऑड हो। तो यहाँ से अगर हम 2 देखें, 2 का किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन आता है, एक सम संख्या आती है, तो ये तो पहले ही आउट हो गया, और ये 2। इसी तरह से 4 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ऑड नहीं मिल सकता, विषम संख्या नहीं मिल सकती है, तो ये 4 भी कैंसिल। इसी तरह से 6 भी कैंसिल। अगर डायरेक्टली देखा जाए तो यहाँ पर कितने बचा, 1 2 और ये 3, और यहाँ पर भी 1 2 और 3, 3 3 बचे, तो 3 इंटू 3 9 केसेस हो जाएंगे, जिस हिसाब से ये बोला गया है, मतलब ऑड आए नंबर उसके लिए 9 नंबर हो जाएंगे। अब अलग से हम देख भी लेते हैं कि कितने आ रहे हैं। पहली डाइस में 1 आए और दूसरी डाइस में 1 आए, ये हो सकता है एक केस। पहली डाइस में 1 आए, दूसरी डाइस में 3 आए, ये भी हो सकता है एक केस। पहली डाइस में 1 आए, दूसरी में 5 आए, ये भी हो सकता है एक केस। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऑड ही मिलेगा, 1 इंटू 1 1 इंटू 3 1 इंटू 5, ऑड ही मिलेगा, एक विषम संख्या ही मिलेगी। आगे देखते हैं, पहली डाइस में मिले 3 और दूसरी में मिले 1। पहली में 3, दूसरी में 3, पहली में 3 और दूसरी में 5। अब पहली डाइस में मिले 5 और दूसरी डाइस में 1, पहली डाइस में 5 दूसरी में 3, और पहली डाइस में 5 दूसरी में फिर 5। इस तरह से इतने ही केस बन रहे हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमें केवल ऑड नंबर मिलेगा, एक विषम संख्या मिलेगी। 1 इंटू 1 ऑड ही मिलता है, 3 इंटू 5 15 ऑड नंबर ही मिल रहा है, विषम संख्या। तो कितने हो जाएंगे, 9 केस टोटल हो जाएंगे। हमारे फेवरेबल केसेस कितने हो गए, 9। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9। 9 डिवाइड में 6 की पावर 2, यहाँ देखते हैं, 9 डिवाइड बाय 36, 6 की पावर 2 कितना होता है, 36। 36 को कैंसिल करेंगे तो ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1/4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रायिकता कितनी आ गई, 1/4। 1/4, फोर्थ ऑप्शन। नाइन्थ है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ अदर साइड्स। दी ट्राइंगल इज, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य भुजाओं के गुणनफल का दुगना है, तो त्रिभुज है। ट्राइंगल कौन सा है वो बताना है। राइट एंगल ट्राइंगल बोला है, राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल, ए बी और सी। अब क्वेश्चन में बोला है कि हाइपोटेनियस जो है वो कर्ण है, वो हाइपोटेनियस मान लेते हैं एच है, और परपेंडिकुलर या लंब इसको पी मान लेते हैं, और बेस या आधार इसको बी मान लेते हैं, कैपिटल बी। फिर इसको कुछ और मान लेते हैं, नंबरिंग देने की जरूरत ही नहीं है ट्राइंगल को, इसको हटा देते हैं। हाइपोटेनियस हो गई एच, कर्ण, लंब हो गया ये परपेंडिकुलर पी हो गया, और बेस आधार हो गया बी, कैपिटल बी। क्वेश्चन में बोला है कि हाइपोटेनियस ट्वाइस है, हाइपोटेनियस दुगना है
अदर टू साइड्स से, अदर टू साइड्स कितनी हो जाएंगी, 2 दुगना है p इंटू बी, यही बोला है क्वेश्चन में कि कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग ये स्क्वायर है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर कर्ण का वर्ग दूसरी दो भुजाओं के गुणनफल के दुगना है, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। एच स्क्वायर इक्वल टू, ब्रैकेट हटा दें डायरेक्ट, तो 2pb इस तरह से हम लिख सकते हैं, ये एक इक्वेशन बन गई। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल ये होता है 90 डिग्री, इसमें हम हाइपोटेनियस थ्योरम लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से इस ट्राइंगल में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर लंब प्लस बेस का स्क्वायर आधार, ये होता है। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि ट्राइंगल कौन सा है, त्रिभुज कौन सा है, तो हम यही पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि साइड्स कैसे पता कर सकें, कौन साइड कौन से किससे कितनी बड़ी है, तो तभी पता कर सकते हैं कि कौन सा ट्राइंगल है। हमें h की वैल्यू दी गई है, फर्स्ट इक्वेशन से हम h की वैल्यू निकाल के सेकंड इक्वेशन में रखेंगे। सेकंड इक्वेशन में h की वैल्यू रखेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू 2pb दिया है, यहाँ लिखेंगे 2pb इक्वल टू पी स्क्वायर सेम लिख दिया प्लस बी स्क्वायर सेम लिख दिया। अब यहाँ से हम पी बी को उस साइड लेके जाएं इक्वल टू के, तो यहाँ क्या बचेगा 0 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस का था यहाँ माइनस का हो जाएगा, -2pb। इस लाइन को हम ऐसे लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2pb, एक ही बात हो गई, बस इंटरचेंज किया है इसको। अब ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये एक फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। इसी तरह से यहां पर बन रहा है, a क्या हो जाएगा p और b हो जाएगा कैपिटल B। तो इसकी जगह पर हम ये लिख दें, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, यहां हो जाएगा p माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये दो बार लिखा हुआ है p माइनस बी का होल स्क्वायर, या तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि p माइनस बी इक्वल टू 0 लिख दें, लेकिन अगर स्क्वायर लिखा है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दो बार लिख देते हैं हम क्योंकि स्क्वायर चढ़ा हुआ है, इक्वल टू 0 ये मिला यहाँ पर। अब इन दोनों के बराबर में हम 0 लिख देंगे, p माइनस बी इक्वल टू 0, और फिर इसके बराबर में भी लिख देंगे p माइनस बी इक्वल टू 0। तो p माइनस बी इक्वल टू 0 है, b नेगेटिव का है, उस साइड जाएगा इक्वल टू के तो पॉजिटिव का हो जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा p इक्वल टू b, क्योंकि b नेगेटिव था, इक्वल टू के नेक्स्ट साइड गया तो पॉजिटिव का हो गया, तो क्या मिल गया p इक्वल टू b। इस तरह से यहाँ से भी हमें p इक्वल टू b मिल जाएगा, p इक्वल टू b। तो इस ट्राइंगल में हम कह सकते हैं कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल हो गई। जब किसी भी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती हैं तो वो ट्राइंगल कौन सा होता है, वो होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब ये समबाहु त्रिभुज। तो यही बताना था क्वेश्चन में, कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, दो साइड इक्वल आ गई, परपेंडिकुलर और बेस, इसका आंसर हो जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। टेंथ क्वेश्चन है, ABCD is a rectangle. If AB plus BC equal to 14 and AC plus BD equal to 20 centimeter, then the length of BC of the rectangle. रेक्टेंगल एक आयत दिया गया है ABCD और इन दोनों का सम दिया है 14, इन दोनों का 20। तो आयत में BC की लंबाई बतानी है, BC की लेंथ बतानी है। एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा A B C और D। ABCD, अब डायगोनल की बात भी की जा रही है, कर्ण दिए गए हैं तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, ये हो जाएंगे इसके डायगोनल। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, AB प्लस बी सी इक्वल टू 14, AB प्लस बी सी इक्वल टू 14 और AC
प्लस बी डी इक्वल टू 20, ये दिया है क्वेश्चन में। रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं, तो इसमें बी डी और ए सी इक्वल होंगे और दोनों का सम कितना दिया गया है, ए सी। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, ये क्वेश्चन में ही दिया गया है। ए सी प्लस बी डी यहाँ पर 20 दिया गया है और डायगोनल एक रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल में डायगोनल्स या कर्ण इक्वल होते हैं, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, ए सी और बी डी बराबर है, ए सी इक्वल टू बी डी। अब यहां पर क्या दोनों का सम दिया गया है, तो हम ए सी की जगह पर बी डी लिख दें या फिर बी डी की जगह पर ए सी को ए सी लिखे रहने देते हैं। इस वाली इक्वेशन में ए सी को ए सी लिख दिया प्लस बी डी की जगह पर ए सी लिख देंगे क्योंकि दोनों बराबर ही हैं, इससे हमें किसी एक की तो वैल्यू मिल जाएगी 20। ए सी प्लस ए सी इक्वल टू 20। अब यहाँ क्या आ जाएगा, 2ac, ए सी प्लस ए सी 2ac हो गया इक्वल टू 20। ए सी इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई में था, यहाँ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड में 2 इक्वल टू 10। ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, 10। और जब ए सी 10 है तो बी डी की वैल्यू भी 10 होगी क्योंकि दोनों बराबर हैं। ए सी ये हो जाएगी 10 और ये बी डी ये भी हो जाएगी 10। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, बीसी की लेंथ पूछिए। बीसी ये इसकी मान लेते हैं लेंथ है और ये इसकी ब्रेड्थ हो जाएगी बी, तो इस बी की वैल्यू निकालनी है। अब ये ट्रायंगल बन रहा है ए बी और सी। रेक्टेंगल में जो एंगल बनता है साइड्स के बीच में वो 90 डिग्री का बनता है, ये 90 डिग्री के होते हैं। तो हम इस ट्रायंगल में देख लेते हैं क्योंकि हमें बीसी निकालनी है, इसलिए हम ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल ए बी और सी। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हम देख लेंगे ट्रायंगल ए बी और सी। इसमें देखेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ट्रायंगल ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस या कर्ण का स्क्वायर। इसमें कर्ण क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा एसी। एसी स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बीसी, बीसी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। यही होती है हाइपोटेनियस, यही होती है पाइथागोरस थ्योरम। AC मतलब कर्ण का स्क्वायर, BC परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस AB बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पर इस AC की वैल्यू हमें मालूम है, AC इक्वल टू कितना है 10, तो 10 की वैल्यू हम यहाँ AC की वैल्यू रखेंगे 10, तो 10 का स्क्वायर मिलेगा इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। इसकी जगह पर 100 लिख देंगे, 10 का स्क्वायर 100 होता है, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। इसको हम एक्सचेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी इक्वेशन को AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू 100। ये भी एक इक्वेशन बन गई, इसको नाम दे देते हैं थर्ड। ये इक्वेशन बन गई। अब हमें करना क्या है, BC की वैल्यू निकालनी है। हम इसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए AB की जगह पर L लिख लें, एक ही बात है, AB लेंथ है इसमें, तो इसकी जगह पर हम L लिख लेते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ी शॉर्ट हो जाए। AB की जगह पर L प्लस BC की जगह पर, BC क्या माना था B, इसकी जगह लिख लेंगे BC स्क्वायर इक्वल टू 100। और पहले से क्वेश्चन में क्या ये भी दिया गया था, फर्स्ट इक्वेशन भी दी गई थी, तो AB प्लस BC, इसकी जगह पर भी हम L और B लिख लेते हैं, तो AB मतलब L प्लस BC मतलब B इक्वल टू 14। ये भी दिया गया था क्वेश्चन में, तो ये दो इक्वेशन हमें और मिल गई। अब इन दोनों को ही हमें सॉल्व करना है। इन दोनों किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या तो L की वैल्यू निकालो, L की वैल्यू निकालेंगे 40 माइनस B, फिर रखेंगे इस इक्वेशन में, तो वैसे भी पूरा फैक्टराइजेशन करके B की वैल्यू निकल आएगी, या फिर ऑप्शन से भी हम चेक कर सकते हैं। देखो अब क्वेश्चन में निकालना क्या है, क्वेश्चन में पूछा है BC की लंबाई, BC क्या थी हमारे B की वैल्यू निकालनी है, तो B हम मान लेते हैं, ऑप्शन में से चेक करते हैं। इन दोनों इक्वेशन से ही हम देखेंगे, इन दोनों से। तो अगर B की वैल्यू, फर्स्ट ऑप्शन देखें, अगर B की वैल्यू 9 है, पहला ऑप्शन देख रहे हैं हम, अगर B की वैल्यू 9 है तो L कितना हो जाएगा, यहाँ पर B 9 है तो L कितना हो जाएगा, 14 माइनस 9, L कितना आ जाएगा 5। तो इन दोनों को फिर हम इस वाली इक्वेशन में रख के देखेंगे कि L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हमें 100 मिल रहा है कि नहीं। L की जगह पर रखेंगे कितना 9
9 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ये 5 का इक्वल टू 100। 9 का स्क्वायर कितना 81 और ये प्लस 25 इक्वल टू 100। ये हमें बराबर मिलना चाहिए, तभी कह सकते हैं कि सही आंसर होगा। 5 और 1 6 और ये 106 मिल रहा है, मतलब LHS इक्वल टू RHS नहीं मिल रहा है। जो हमने v की वैल्यू मानी थी वो इसको सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन इस सेकंड वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 100 को। मतलब v की वैल्यू 9 नहीं हो सकती। फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल। इसी तरह से हम सारे ऑप्शन में चेक करेंगे। सेकंड देखें, अगर b की वैल्यू 5 हो सकती है क्या, सेकंड वाले ऑप्शन में देख रहे हैं, अगर b इक्वल टू 5 हो सकती है तो l इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो l इक्वल टू भी 14 में माइनस करेंगे तो l इक्वल टू 9 आ जाएगा। फिर इसमें चेक करेंगे l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 100 करके। l स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर इक्वल टू 100। ये तो बिल्कुल ऐसे ही बन गया, और ये भी इक्वल नहीं आया था तो ये वाला ऑप्शन भी आंसर नहीं होगा, सेकंड वाला भी कैंसिल। थर्ड में चेक करते हैं, ये थर्ड ऑप्शन में चेक करते हैं, अगर b की वैल्यू 8 है तो अगर b इक्वल टू 8 है तो l कितना हो जाएगा, 14 में से माइनस करेंगे, इसमें 14 में से माइनस करेंगे तो कितना 6 आ जाएगा, l इक्वल टू 6। अब फिर से इस वाली में पुट करके देखेंगे 100 मिल रहा है कि नहीं। l स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर इक्वल टू 100। ये कितना हो जाएगा 36 और 8 का स्क्वायर 64। 100 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 4 10 और ये फिर 10 100 मिल गया। 100 इक्वल टू 100 मतलब LHS इक्वल टू RHS मिल रहा है। जो हमने b की वैल्यू मानी थी 8 सेंटीमीटर, उससे दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं, मतलब b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। और अगर फोर्थ में भी चेक करें, फोर्थ में अगर b की वैल्यू 4 है तो l कितना हो जाएगा 14 माइनस 4, l इक्वल टू 10। अब इस वाली में पुट करेंगे l स्क्वायर कितना 10 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना 4 स्क्वायर इक्वल टू 100। 10 का स्क्वायर 100, तो ये तो पहले से ही 100 हो गया, और इसमें जब 4 का स्क्वायर 16 जोड़ेंगे तो ज़्यादा ही हो जाएगा, तो ये भी बराबर नहीं आएगा। तो इससे क्लियर है कि थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बी की वैल्यू मतलब BC की लंबाई कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को करने का एक शॉर्ट ट्रिक भी है कि इस इस तरह के क्वेश्चन जब भी दे रहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल जब भी दिया रहता है तो ऐसा नहीं, इसमें जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे उसमें इस तरह का राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा था, ऐसा बन रहा था, और इसकी लंबाई थी 10, ये BC थी, इसकी लेंथ हमें निकालनी थी, B और C यही था, और ये A था, हमने रेक्टेंगल जो बनाया था इसमें क्वेश्चन में। तो जब भी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा होता है और उसमें हमें किसी भी एक साइड की वैल्यू निकालनी होती है तो हम ट्रिपलेट की हेल्प से निकालते हैं, ट्रिपलेट की हेल्प से। ये केवल राइट एंगल ट्राइंगल में ही अप्लाई होते हैं, ये ट्रिपलेट्स राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही चलते हैं। जैसे इसमें 10 दिया गया, 10 हमने निकाल लिया था, डायगोनल इक्वल थी, इसलिए हमें ये AC कितनी मिल गई थी 10। अब हमें BC निकालनी थी, तो ट्रिपलेट क्या होते हैं, इन्हें याद किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, एक ट्रिपलेट होता है 3 4 और 5, और एक और होता है 6 8 और 10। इसी तरह से ट्रिपलेट्स याद किए जाते हैं। ट्रिपलेट का क्या फायदा होता है कि अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में कोई दो साइड दी गई तो तीसरी वाली साइड हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ना निकालनी पड़े, डायरेक्ट ऐसे ही निकाल दें। अगर किसी ट्राइंगल में एक साइड दी गई 3 और एक दी गई है 4, तो 3 4 वाला ट्रिपलेट हम याद करेंगे कौन सा था, 3 4 5 वाला था, तो थर्ड वाली साइड हम ऐसे ही निकाल देंगे कि थर्ड वाली क्या हो जाएगी 5, क्योंकि ट्रिपलेट ये होते हैं। ट्रिपलेट कुछ नहीं, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हमने ही एज्यूम करके ही निकाले हैं कि अगर एक 3 होगी, दूसरी 4 होगी, तीसरी वाली 5 ही होगी। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो क्वेश्चन में दिया गया था उसमें क्या 10 हमें एक साइड दी गई थी, और 10 वाला ट्रिपलेट अगर याद करें तो ये वाला ट्रिपलेट होता है 10 वाली साइड से, 6 8 10। ऐसे और भी ट्रिपलेट होते हैं, पर हमें 10 वाला चाहिए, तो 6 8 10 में हम देखेंगे तो 10 तो ये वाला कट गया, ये वाली साइड हट गई, अब क्या बचे 6 और 8 बचे। अब हम BC की वैल्यू निकालनी है, तो ये 6 या 8 में से कुछ एक होगी। ऑप्शन से चेक करते हैं, ऑप्शन में देखें तो किसी भी ऑप्शन में हमें 6 नहीं मिल रहा है, तो ये वाली साइड 6 तो बिल्कुल नहीं हो सकती है। ऑप्शन में 8 देखें तो 8 हमें केवल इस ऑप्शन में मिल रहा है, थर्ड ऑप्शन में, तो ये BC की लंबाई कितनी हो जाएगी 8, तो 8 भी कैंसिल। अब बचा क्या 6, तो ये लास्ट जो बची ये 6 हो जाएगी। तो इस तरह से हम ट्रिपलेट से ऑप्शन से नेग्लेक्ट करके या फिर चेक करके भी आंसर निकाल सकते हैं। तो BC की लंबाई कितनी हो जाएगी
8, थर्ड ऑप्शन। तो ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं 3 अक्टूबर शिफ्ट 2 के। 11 क्वेश्चन से हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।